चलिए, वेलकम टू द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ प्रीवियस पेपर। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया कि एनडीए 2023 में जो भी सवाल पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया। तो चलिए, फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज इस कंटिन्यूएशन को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 पे चलते हैं तो आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या एरर है आपके अकॉर्डिंग। टेल मी गाइस, कहां से है सर? कहां से? पेन से। चलो, विल दैट बी ओके? चलो, तो आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को टैकल करने से पहले हमने आपको क्या कहा था कि कुछ मूल मंत्र यू हैव टू बेयर इन योर माइंड। और मूल मंत्र क्या है कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन फ्रॉम योर नॉलेज पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंप्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग को समझिएगा, इसके बाद क्या करना है आपको अपने नॉलेज को यूज करके फाइंड आउट करना है कि वेदर एन एरर हैज क्रैप्ड इनटू एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस और नॉट। इसके बाद हमको तय करना है कि सेंटेंस के किसी भी हिस्से में कोई ग्रामेटिकल अशुद्धियां आई है या कि नहीं आई है। चले आगे बढ़े। तो देखिए, सेंटेंस क्या कहता है कि एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड। तो इसमें देखिए क्या कि आपका विचार क्या कहता है कि इसमें क्या एरर होना चाहिए, कि बताइए आप लोग। आपने क्या कहा कि एरर किस में होना चाहिए? सी में होना चाहिए। परहैप्स आपने ये सोच करके आंसर किया सी को, क्योंकि अगर हम ईच, एवरी, इधर और नीदर का अगर हम कॉम्बिनेशन लेकर के देखें, अगर ये वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। बोलिए, होता है ना? क्योंकि ईच, एवरी, इधर इधर क्या करता है, किसी ग्रुप में से ईच इंडिविजुअल के बारे में जानकारी देता है। ईच इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या हुआ? सेपरेटली जानकारी देता है, कलेक्टिवली जानकारी नहीं देता है। कहने का मतलब क्या हुआ? अब जैसे देखिए कि यहाँ 4 लड़के हैं फर्स्ट बेंच पे, सपोज अगर उन 4 लड़कों में से अगर मैं बात करूं, एक एक करके सबके बारे में मैं बात करूं, तो मैं क्या कहूंगा? ईच ऑफ द 4 बॉयज, ईच ऑफ द 4 बॉयज इज रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? लड़कों की संख्या कितनी थी? 4 में से एक एक करके कह रहा हूं मैं, ये लड़का भी क्या है? रेगुलर है क्लास में और डिसिप्लिन्ड है। वो लड़का भी रेगुलर है, डिसिप्लिन्ड है। ये लड़का भी रेगुलर है, डिसिप्लिन्ड है। ये लड़का भी रेगुलर है और डिसिप्लिन्ड है। वन टाइम में वन के बारे में ही जानकारी दोगे। अगर हम कलेक्टिवली जानकारी देते हैं तो हम सीधा कह देते हैं ना, ऑल आर रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड। जब हम कलेक्टिवली बात करेंगे तो ऑल को लेके चले जाएंगे, अगर मोर देन 2 के बारे में बात हो रही है। लेकिन ईच इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, कि यहां पर हम क्या करके चलेंगे? इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं ये, और डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रोनाउन भी कहलाते हैं। चाहे ये एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल करो, चाहे कि आप प्रोनाउंस के रूप में इस्तेमाल करो, दिमाग में एक बात ऑलवेज लेकर के चलना है कि जब कभी भी ये वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर होगा। अब ये मुझे बताइए कि यहां पर जो लव का प्रयोग किया गया, क्या आप बताइए मुझे, लव सिंगुलर है या प्लूरल है? अब आपको यह भी जानना होगा ना, ग्रामर का 99% हिस्सा किस रूल पर आधारित है दोस्त? एसएसपीपी के नियम पर आधारित है। और क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ये एसएसपीपी क्या होता है? एसएसपीपी में एसएस स्टैंड्स फॉर इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू हैव टू अप्लाई सिंगुलर वर्ब, एंड पीपी स्टैंड्स फॉर इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल यू हैव टू अप्लाई प्लूरल वर्ब। ये बात कितना परसेंट करेक्ट है? 99%। अब आप कहिएगा कि सर अंग्रेजी में जब कभी भी आप बात करते हो तो 99% पे ही बात करते हो, आप 100% पे तो बात ही नहीं करते हो। रीजन ये है कि इंग्लिश इज अ मिक्स्ड लैंग्वेज। इंग्लिश अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, मिक्स्ड लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो कि क्या किए गए हैं? तथ्य बोरो किए गए हैं। इसमें देखिए, जर्मन का भी इंपॉर्टेंस है, लैटिन का भी है, फ्रेंच का भी है, स्पेनिश का भी है, यहां तक कि हमारे इंडियन ओरिजिन के भी शब्द शामिल हो चुके हैं इसमें। तो जब ये खिचड़ी है तो क्या देखोगे कि रूल कहता है ये, लेकिन एट द सेम टाइम दे विल आस्क यू टू बेयर द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड दैट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। रूल बता दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि देखो कुछ एक्सेप्शंस भी ध्यान में रख लेना। अल्टीमेटली मैक्सिमम अगर एरिया देखोगे कि हर जगह पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 60 to 70% एरिया में हर रूल का एक्सेप्शन कुछ न कुछ है। आपने पढ़ाई की है तो आपके जहन में तो ये बात होगी ही होगी। चले हम आगे बढ़े। तो यहां पर देखिए आपने क्या कहा कि एवरीवन का जब प्रयोग किया गया, तो एवरीवन का जब प्रयोग किया गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। तो वर्ब देखिए क्या है कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं दोस्त?
अगर एक मेन वर्ब के रूप के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, अ मेन वर्ब हैज हाउ मेनी फॉर्म्स? 5 रूप होते हैं ना। एक मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है ना V1। इसी को हम प्लेन फॉर्म कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल फॉर्म भी कह सकते हैं, या इसी को आप बेस फॉर्म भी कह सकते हो। तो वर्ब्स जो होते हैं, मेन वर्ब खास करके जो होते हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म में ये पहले से ही क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं आप? लव्ड। थर्ड फॉर्म में क्या करते हैं आप? लव्ड। फोर्थ फॉर्म में क्या करते हैं? लविंग। और फिफ्थ फॉर्म में क्या करते हैं आप? लव्स। तो यहां पर देखिए ओरिजिनल फॉर्म पहले से प्लूरल, और जब आप इसमें V1 में जब एस लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, तो लव के बदले क्या कर दोगे? लव्स। लेकिन आपके दिमाग में ये भी पैरेलल चल रहा होगा कि सर ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म को प्लूरल कह दिया, एस ऐड किया तो सिंगुलर हो गया, इसके बारे में क्या कहोगे सर? V2, V3 एंड V4 के बारे में क्या कहोगे? तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि दे आर नंबरलेस। ये क्या कहलाता है? नंबरलेस है ये। दे आर नीदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। न तो इसे आप सिंगुलर कह सकोगे, ना ही आप इसे प्लूरल कह सकोगे। दे लूज देयर नंबर व्हेन दे आर यूज्ड इन द सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। यू कैन टेक एन एग्जांपल लाइक, जैसे देखिए अगर मैं कहता हूं कि मैंने अपनी मातृभूमि से प्यार किया था, तो मैं क्या कहूंगा? आई लव्ड माई मदरलैंड। अगर मैं कहूं आपने अपनी मातृभूमि से प्यार किया था, यू लव्ड योर मदरलैंड। उस लड़की ने अपनी मातृभूमि से प्यार किया था, तो सी लव्ड हर मदरलैंड। बोले लिखेंगे ना। अगर बोलेंगे उन लोगों ने अपनी मातृभूमि से प्यार किया था, तो दे लव्ड देयर मदरलैंड। वाक्य का सब्जेक्ट बदलते रहे, लेकिन लव्ड पे कोई असर है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि जैसे ही वर्ब सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म में जाएगा, अपना नंबर खो देगा, न बचेगा सिंगुलर न बचेगा प्लूरल। और जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल अप्लाई करेंगे। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिस पर सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का असर ना पड़े उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। बोलिए, पढ़े होंगे ना। जैसे मॉडल्स की जो बात करते हो, मॉडल्स कितने हैं आपके? 11 है ना। सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, हाउ टू, ये सब तो पढ़े हो गए आप। ये सबों के बारे में अगर आपसे कोई पूछ दे कि बता दो दोस्त कि ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं आपके, ये सिंगुलर हैं या कि प्लूरल हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर? क्या जवाब दीजिएगा? दे आर नंबरलेस। इनका अपना कोई नंबर नहीं है। दे आर नीदर सिंगुलर नॉर प्लूरल एंड दे डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, देयरफॉर दे शुड बी कैटेगराइज्ड इनटू नॉन फाइनाइट्स, नॉट द फाइनाइट्स। आंसर कर सकते हो ना। तो इसीलिए देखोगे, सिर्फ आप ये मत देखना कि हम लोग जो कि 5 क्वेश्चन डिस्कस किए या 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, होल कंसेप्ट आपके रिवीजन दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो कि चीजें बदल करके क्वेश्चन पूछ दे तो आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्त। तो यहां पर आपने क्या देखा कि अगर हम एवरी के बारे में बात करें, अगर ये एवरी वन क्या होता है, अगर ये सटा करके लिख देंगे तो क्या होगा, हटा करके लिख देंगे तो क्या होगा, आपके मन में होगा कि सर ईच का कंसेप्ट क्या होता है, एवरी का कंसेप्ट क्या होता है, ईदर का क्या होता है, नीदर का कंसेप्ट क्या होता है। तो वो तो फाउंडेशन में आप पढ़ चुके हैं डिटेल। अगर मैं डिटेल करूंगा तो पूरा क्लास यही लेके बैठ जाएगा। अगर कभी भी आपको लगेगा किसी भी कंसेप्ट के बारे में सर एक बार रिकैप करवा दो, आफ्टर द क्लास यू मे कॉन्टेक्ट मी ओवर देयर। आप कह सकते हो कि सर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दो मुझे, मेरा क्लास छूट गया था या मेरे समझ से उतर चुकी है बात, आप मुझे बता दो। आई विल बी देयर फॉर यू। समझ गए दोस्त। तो अब यहां से देखो क्या किया आपने, एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, लड़कों की संख्या ज्यादा है, उनमें से एक एक लड़के के बारे में बात की जा रही है। वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, और ये वर्ब प्लूरल है, इसको हम ऐसे यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया। इसके साथ साथ देखो कि लव एक क्या है, स्टेटिव वर्ब भी है। इसी को कहते हैं हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब, और जो भी स्टेटिव वर्ब होता है उसमें आईएनजी ऐड नहीं होता है। तो अर्थात जब आप मेन वर्ब के रूप में यूज करोगे तो वर्ब का जो ये चौथा रूप जो है आपका, इसका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाओगे। अगर आप कहोगे कि हम लोग अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो क्या करोगे, वी लव आवर पेरेंट्स। लेकिन अगर ये कहना चाहते हो कि जो कि हम लोग अपने माता पिता से प्यार कर रहे हैं, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हिंदी में भले ही उल्टा पुल्टा करके लिखो, अंग्रेजी में क्या बनेगा, वी लव आवर पेरेंट्स। वी आर लविंग आवर पेरेंट्स करोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऐसे श्रेणी में जब हम चलेंगे कि वर्ब के सेक्शन में, तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ आप लोग नाम गिना सकते हो तो गिना, आपके दिमाग में है कोई शब्द? नहीं है तो मुझे कहोगे तो मैं 50 कम से कम जो कि बगल में आपको गिना दूंगा। ठीक है, क्या बोले आप? नहीं, गलत हो गया। देखिए, जिसके से के बारे में बोला ना आपने, से का जो कि सारे फॉर्मेट आपके यूज में है। एसएडी सैड, एसएडी सैड, यही नहीं बोल रहे हो?
फिर गलत हो गए इसलिए क्योंकि सैड आपका वर्ब है कहाँ, ये तो एडजेक्टिव है। अगर मान लीजिए आप उदास हो तो हम कहते हैं वाई यू सैड, वाई आर यू सैड जेंटलमैन, मतलब क्या आप उदास क्यों हो। अच्छा एक ही बताओ कि पहचान पाते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा क्या है, पहचान पाते हो? है सीधा देखिएगा कि अभी देखिए कि साइड को आपने वर्ब के रूप में काउंटिंग कर दिया, लेकिन ये था निकला क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में इतनी ही सी बात लेकर के चलना कि नाउन के बारे में जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। या दूसरे शब्दों में और इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो क्या कहोगे कि नाउन से पहले जिस किसी भी शब्द को मीनिंगफुली कंबाइन किया जा सकता है, कंबाइन होने वाले जितने भी शब्द आम इमली कुछ भी कंबाइन कर दो, सारे के सारे आपके एडजेक्टिव्स होंगे। ठीक है, अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने पेन लिया, पेन से पहले मैं क्या ऐड कर सकता हूं, अ पेन, द पेन, दिस पेन, दैट पेन। अब पेन को प्लूरल में करेंगे तो दीज पेन्स, दोज पेन्स, फ्यू पेन्स लिख सकते हैं ना। तो अब जैसे देखिए क्या हुआ कि पेन से पहले जिन जिन शब्दों को हमने जोड़ा सारे एडजेक्टिव्स हैं। आप कहोगे सर ए एन दी भी जोड़े, उसको तो हम आर्टिकल्स कहते हैं, दिमाग कहा होगा ना, उसको तो हम आर्टिकल्स कहते हैं। हालांकि देखिए आर्टिकल्स भी क्या है, आर्टिकल्स इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल्स के अंतर्गत जो पढ़ते हो ए एन दी, वो तीनों के तीनों क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। याद करो कि जब कभी भी आपने इसका यूज किया नाउन के साथ में किया और नाउन से पहले किया, चूंकि इसके यूसेज ज्यादा है इसलिए चैप्टर अलग करके रखा, ठीक है। और तब जाकर के इंडेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ए एन पढ़ते हो, डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आप दी के बारे में पढ़ते हो। बोलिए पढ़ते हो ना दोस्त। तो इसीलिए क्या देखोगे कि फाउंडेशन अगर सही तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाती है तो गर्दा उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन को। आप गर्दा उड़ाना समझते हो, विद इन ट्विंकलिंग ऑफ योर आइज यू कुड सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ सीधा सीधा हम क्या देखेंगे, आपके वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, लव के बदले लव्स करेंगे एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आगे बढ़े, चलिए वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कैसे इसको नेक्स्ट करेंगे दोस्त, सीधा कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर, ये चलिए थैंक यू जेंटलमैन। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं तो यहां से देखिए कि क्वेश्चन एक नहीं है, ये 3 क्वेश्चन का आंसर है ये। कहिए क्यों, सेंटेंस क्या कहता है कि नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि नीदर प्रेज नॉर ब्लेम, अगर हम आपकी तारीफ करें या आप पे हम इल्जाम लगाएं, ठीक है। प्रेज करना मतलब क्या हुआ, तारीफ करना, और ब्लेम करना किसी को, इसका मतलब क्या हुआ, इल्जाम लगाना। ना तो तारीफ और ना ही जो है कि दोषारोपण। सीम टू अफेक्ट हिम मतलब क्या, इस इंसान की चाहे आप तारीफ करो चाहे इसकी बुराई करो, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी तारीफ करने से भी इस पर कोई असर नहीं होगा, आप इसकी बुराई भी करोगे तो इस पर कोई असर नहीं होगा। यही कहना चाहता है सेंटेंस कि न तो इस चीज का कोई असर होता है इस पर, न तो उस चीज का कोई असर होता है इस पर। दो चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है। तो यहां पर देखो किस चीज से कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है, नीदर और नोर, नीदर नोर से कनेक्ट किया गया है ना। तो यहां पर देखिए कंसेप्ट पे नजर जो रखोगे आप किस पर रखोगे, नीदर नोर, नीदर नोर। और ये क्या कहलाते हैं आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं दोस्त। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये जब कभी भी जोड़ेगा दो समान चीजों को जोड़ेगा, या तो दो सब्जेक्ट को जोड़ सकता है, दो वर्ब को आपस में जोड़ सकता है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ सकता है। तो जरा सोच के देखिए ये नीदर नोर किसको किसको जोड़ा है, एक प्रेज को और दूसरा क्या हुआ आपका ब्लेम को जोड़ा है। और बगल में वर्ब आ रहा तो इसको भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया, इसको भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया, क्योंकि बगल में ला किसको रहा है, ये वर्ब को ला रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए नीदर नोर से कनेक्ट किया है। अब इसी कंसेप्ट के आधार पर चलता है आपका इधर और, इधर और इसी कंसेप्ट पे चलता है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, नीदर नोर का प्रयोग हम नेगेटिव कंटेक्स्ट में करते हैं, मतलब ना तो ये ना तो वो, ना तो पहला वाला ना ही दूसरा। तो मतलब क्या, ना ही तारीफ और ना ही दोषारोपण, उसको जो कि प्रभावित करता है। अगर हम यहां पर जो कि क्या करते हैं कि नीदर के बदले में अगर मान लीजिए क्या कि यहां इधर का प्रयोग हम कर देते तो इसके साथ क्या करते हैं हम, नोर की जगह पर क्या करते, और का प्रयोग कर देते हैं। या तो तारीफ या तो जो है कि क्या कहता है कि दोषारोपण उस व्यक्ति को प्रभावित कर देता है, दो में से कोई एक चीज प्रभावित करता है। तो ऑप्शनली बात की है। अब अगर हम कहें कि नॉट ओनली प्रेज बट ऑल्सो ब्लेम
सीम टू अफेक्ट हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ तारीफ ही नहीं बल्कि दोषारोपण भी जो कि उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो किसका मीनिंग लेकर के आता है, बोथ का मीनिंग लेकर के आता है। ठीक है, इधर और क्या करता है, ऑप्शनली, मतलब क्या दो में से कोई एक। ठीक है, और नीदर नोर निगेटिव कंटेक्स्ट में बात करोगे दो में से कोई नहीं। ठीक है, तो ना ही तारीफ और ना ही ब्लेम। तो जरा सोच के देखिए, जब कभी भी यहां देखोगे कि इसके बगल में आपने किसको रखा है, सब्जेक्ट को रखा है, यही किया है दोस्त। इसके बगल में ये जब कभी भी ज्वाइन करेगा, दो समान चीजों को ज्वाइन करेगा। तो नीदर के बगल में अगर कोई सब्जेक्ट रख रहे हो तो नोर के बगल में भी क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। नीदर के बगल में अगर एक वर्ब रख रहे हो तो इसके बगल में भी कौन चाहिए, वर्ब चाहिए। और इसके बगल में अगर एक ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो इसके बगल में भी आपको कौन चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तीनों पे सेम रूल अप्लाई होगा। अब जैसे देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के कहता हूं, ठीक है, जैसे देखिए, या तो तुम या तो तुम्हारे दोस्त लोग देर से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, या तो तुम देर से आते हो या तो तुम्हारे दोस्त लोग देर से आते हैं। दो में से एक आदमी तो देर से आते हो, तो क्या बोलेंगे, इधर यू और योर फ्रेंड कम्स लेट। हो गया। अब अगर मैं कहता हूं ना तो तुम देर से आते हो ना ही तुम्हारा दोस्त देर से आता है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई भी देर से नहीं आते हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नीदर यू नोर योर फ्रेंड कम्स लेट। ठीक है, अगर हम बोलें तुम ही नहीं तुम्हारा दोस्त भी देर से आता है, इसका मतलब तुम दोनों देर से आते हो, यही मीनिंग निकला ना। तो फिर क्या बोलोगे, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फ्रेंड कम्स लेट। करेंगे ना। तो यहां से देखिए, एक को समझिएगा तीनों समझ जाइएगा, एक नहीं समझ पाए तो तीनों में से कोई नहीं समझ पाइएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, दो सब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट किया। अब अगर मैं कहता हूं आपसे, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, पढ़ाता भी हूं, इसका मतलब क्या हो, मैं टीचर भी हूं और साथ साथ कौन हूं, स्टूडेंट भी हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, पढ़ाता भी हूं। तो किन दोनों चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो आप, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, एक पढ़ाना और दूसरा पढ़ना। तो ये दोनों क्या है, पढ़ना पढ़ाना वर्ब है ना। तो क्या करेंगे, एक के पहले नॉट ओनली लगा देंगे, दूसरे के पहले बट ऑल्सो। तो क्या बोलेंगे, आई नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो टीच। हुआ, या तो मैं पढ़ता हूं या तो मैं पढ़ाता हूं, तो क्या करेंगे हम, आई नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो टीच। अगर मैं कहता हूं, ठीक है, ना तो मैं पढ़ता हूं ना ही मैं पढ़ाता हूं, क्या बोलूंगा अब मैं, आई नाइदर रीड नॉर टीच। अभी जैसे देखिए क्या हुआ, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलता हूं नीदर नॉर, आप बोलते हो नाइदर नॉर। तो आपको जो कि कंफ्यूज नहीं होना है, इसके दोनों उच्चारण सही है। अगर आप नीदर पढ़ते हो वो भी सही है, जो आपकी जुबान पे सटीक बैठे वही सही है। ठीक है, या तो इधर और बोलो या तो इधर और बोलो, जो आपकी जुबान पे बैठा हुआ है सटीक है उसी को लेकर के यूज करो। ठीक है, बीच का कंफ्यूजन दूर। तो हमने क्या कहा कि अगर हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं तो इसके साथ साथ आपका 3 क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 या 9 क्वेश्चन आपका डील होता है। ठीक है, इसको समझ लोगे, कहीं भी दोबारा रिपीट होगा ये क्वेश्चन, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। तो हमने क्या कहा कि जब हम देख रहे हैं दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए निदर नोर का प्रयोग किया गया, ठीक है, या तो इधर और का प्रयोग किया गया या नॉट ओनली बट ऑल्सो को प्रयोग किया गया, तो अगर ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, इसके बाद भी सब्जेक्ट है तो इसके बाद भी सब्जेक्ट है, तो यहां पर देखिए दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया, तो अब तो यहां वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए। अब आप कंफ्यूज ये होगो, इस बात को लेकर के होगे कि सर दो दो सब्जेक्ट है तो वर्ब हम किसके हिसाब से लें, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लें, दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लें, चूंकि दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया कि हम प्लूरल ले लें। दिमाग में आएगा ना कि पहले वाले के हिसाब से चलें, दूसरे वाले के हिसाब से चलें, चूंकि दो अलग अलग लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो एक काम करें सर, प्लूरल ही ले लें बिना सोचे समझे। 3 स्टेज पे सोचेगा आपका दिमाग। तो सीधा जानिएगा, जब कभी भी ये तीनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन होगा, इस वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन होगा, ब्लेम, और ब्लेम आपका सिंगुलर, तो सिम के बदले सिम्स नहीं करोगे। ठीक है, अगर ये सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया, तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। जब तक इसमें ऐसे ही एस नहीं जोड़ोगे तो ये सिंगुलर बनेगा कैसे। अब आया समझ में क्या पंगा था इसमें। तो ये क्वेश्चन देखने में छोटा सा लगता है, क्वेश्चन छोटा सा है नहीं, बल्कि 3 या 9 क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा आपका। आगे बढ़े, कहीं पर भी कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो आप लोगों को, अगर आपको ये कहना हो हियर आई डिडंट गेट इट प्रॉपरली, काइंडली टेल मी वंस अगेन या डिस्कस द क्वेश्चन वंस अगेन, तो मैं क्या करूंगा, डिस्कस कर लूंगा दोस्त। मैंने कहा ना कि सो लॉन्ग एज वी आर इन द क्लासरूम वी आर ऑल फ्रेंड्स। क्लासरूम में हम सब के सब दोस्त हैं, क्लास के बाहर आफ्टर द क्लास आई विल बी योर टीचर एंड यू विल बी माय स्टूडेंट। विल दैट बी ओके गाइस, ओके। हाँ, ये होना चाहिए कि सेनाओं में होना चाहिए, वो गर्मजोशी वाली बात होनी चाहिए। अगर बोले इज इट ओके, ये हुई ना बात, इसको कहते हैं भारत की सेनाएं है ना। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया ना।
चलिए, तो यहां से देखिए क्या कि यहां तक बात हो गई हमारी। चलते हैं, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट विल बी क्वेश्चन नंबर ये। अच्छा, देखो होता क्या है कि इस उम्र में जल्दी दिमाग कुछ सीखता नहीं है, ठीक है। आप लोग अभी यंग एज में हो और हम लोग जो कि क्या कहते हैं कि लास्ट एज में आ गए ना, तो इसलिए दिमाग जल्दी से जो कि सीखता नहीं है नई चीज़ें। तो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो कि अडेप्टेबल तो हो ही जाऊंगा दोस्त। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए सेंटेंस क्या कहता है, मैनी अ मैन हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, बोलिए दोस्त, टेम्पटेशन का मतलब क्या होगा? टेम्पटेशन का मतलब हो गया लालच, लोभ या लालच, लोभ या लालच, लालच। अब एक चीज देखो कि आप लोग जो कि चॉकलेट तो खूब खाते हो, चॉकलेट खाते हो ना, कभी उसके रैपर को पलट करके देखो क्या लिखा हुआ है? टेम्पटेशन। टेम्प्ट करता है, लुभाता है, ललचाता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ। जेब से चॉकलेट निकालो, अब बच्चा आपका काम करने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल देखिए कि वहां पर भी लिखा हुआ, लेकिन ध्यान कहाँ देते हो? चॉकलेट खाते हो, रैपर फेंक देते हो। तो है, लेकिन चॉकलेट भी तो पैसे से आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी प्रोस्पेरिटी ही आपका परिचय देता है। आप बहुत अच्छे इंसान रहे, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन जीवन में सफल भी नहीं हो, तो आपका ये अच्छा होना हमारे समाज के हिसाब से सफलता नहीं मानी जाती है। क्या करके धन अर्जन किए, ठीक है, क्या करके धन अर्जन किए लेकिन कर लिए ना, तो उसको सफलता मानी जाती है। क्योंकि ये रखेगा कि आप क्या है कि देशभक्ति की भावना लिए जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अगर ग्रो करना है तो अच्छे काम करके भी तो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अपने स्किल को क्या कर सकते हो, अप स्किल कर सकते हो, खुद को नई नई चीज़ें सीख सकते हो और जो कि अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हो। क्या जरूरी है कि अर्निंग को बढ़ाने के लिए हम गलत ही सहारा लें? जरूरी नहीं है, वो कमजोर लोग लेते हैं और आप लोग मजबूत लोग। चलिए आगे बढ़े। तो अब यहां से देखिए क्या कहा दोस्त मैंने कि मैनी अ मैन हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन। अब दिस टेम्पटेशन का मतलब क्या भैया? लालच। तो मैनी अ मैन हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन, इसका मतलब है ढेर सारे लोग जो कि इस लालच में फंस चुके हैं, इस लालच का शिकार हो चुके हैं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, टर्म कौन सा यूज हो रहा है हमारा? मैनी अ मैन। जब हम मैनी अ मैन के बारे में बात करें तो ये भी वही मीनिंग ला करके देता है, जो मीनिंग कौन सा ला करके देता है? मैनी ला करके देता है। मैनी और मैनी, ए या एन, ए, मैनी अ मैन, ये दोनों का दोनों अगर देखोगे तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ग्रामेटिकली एप्लीकेशन दोनों के लिए अलग अलग फॉलो होता है। अगर हम कहते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, अगर मैंने कह दिया कि मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, इसका मतलब क्या हुआ? मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, इसका मतलब कि आज ढेर सारे छात्र उपस्थित हैं। तो मैनी के बगल में देखो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल है ना। मैनी के बाद आने वाला नाउन क्या है? काउंटेबल में प्लूरल, और वर्ब भी क्या है आपका? प्लूरल। लेकिन जैसे ही आप मैनी के बगल में ए लगा देते हो या एन लगा देते हो, ए और एन किस चीज का सूचक है? नाउन के सिंगुलर और काउंटेबल होने का सूचक है। तो नाउन हमेशा जो इसके बगल में रखोगे तो मैनी अ मैन लिखाएगा, ठीक है। कभी भी आप मैनी अ एम ई एन नहीं लिख सकते हैं, मैन तो प्लूरल हो जाएगा ना। लेकिन ये दोनों मिल करके किसका मीनिंग देगा? इसी का मीनिंग देगा, जो मीनिंग किसका होता है? मैनी का होता है। अंतर बस इतना सा है कि ये रखे क्या कि क्या करोगे, मैनी अ मैन, ये अपने साथ जो वर्ब लेकर के आता है, ये सिंगुलर होने की वजह से ये सिंगुलर वर्ब लेकर के आता है। लेकिन ये क्या करता है? ये प्लूरल वर्ब लेकर के आता है। अब जज करके देखो कि ये सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए कि इनकरेक्ट होना चाहिए। बोलिए, करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। सिर्फ बुकलेट देख करके आंसर नहीं बोलना है दोस्त। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ ए नहीं होता, ए नहीं होता तो सीधा यहाँ एम ई एन होता, मैनी मैन। और जब मैनी मैन होता तब हैज हटा करके हैव कर देते और आपका ये करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो ए का प्रयोग करके मैन को सिंगुलर में रखा है, ठीक है, और इसके साथ हैज होना ही चाहिए, सिंगुलर होना ही चाहिए, और सिंगुलर का प्रयोग हुआ है। तो आप क्या कहोगे? दिस सेंटेंस हैविंग नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आप यही बोले थे। तो अब लगता है कि सुनने में गलती हुआ होगा, लगता है इसी उम्र में कान भी कुछ डैमेज हो रहा है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना। मतलब हुआ कि मैनी का जो अर्थ होता है वही अर्थ किसका होता है? मैनी ए का भी होता है, ठीक है। अंतर बस इतना सा है कि मैनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, लेकिन मैनी ए के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, लेकिन मीनिंग मैनी की तरफ प्लूरल। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो दोस्त, अब यहां क्या कहा गया कि अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि आज ये बात हो कि यहां पर जो कि आपके सामने अपनी बातों को रखने के लिए 2-4 स्पीकर को बुलाया गया है, तो सबको टाइम स्लॉट दिया जाएगा ना, कितने देर तक बोलना है। पता चला कि एक ही आदमी 4 घंटे तक बोल लिया, तो बाकी लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब तब जाकर के डायरेक्टर साहब ने कितना टाइम अलॉट किया, 15-15 मिनट का समय सबको अलॉट किया, यही है ना। तो जरा सोच करके देखिए कि यहाँ पर क्या है, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, 15 मिनट्स अलॉट किया गया। 15 मिनट्स का एक स्लॉट है ना, एक टाइम स्लॉट है ना। तो जब ए और एन का प्रयोग किया गया तो ऑफ से पहला वाला शब्द ही आपके वाक्य का सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट आपका हो गया क्या, सिंगुलर। तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आर होगा क्या, यहाँ पे ईच होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स, ईदर का मतलब क्या हुआ, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है, ग्रुप में कितने भी मेंबर हो उनमें से एक एक करके बात करेंगे तो ईच का प्रयोग हमेशा सही होता है। एवरी का मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा होने चाहिए ग्रुप में, तब एक एक करके बात करेंगे, तब एवरी का प्रयोग हम कर सकते हैं। और इधर का मतलब क्या था, दो में से कोई भी एक, और दो से ज्यादा में से कोई भी एक होगा तो एनी या एनी वन का प्रयोग होगा वहां। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या कहा गया कि उसने पूछा कि ये रखेगा कि भाइयों में से कोई भी एक भाई घर पर था कि नहीं था। ये नहीं पूछ रहा है कि भाई की संख्या तो उसकी ज्यादा थी। और जब कभी भी यहां पर देखिए क्या किया है अपने, ब्रदर्स, ब्रदर्स का मतलब क्या हुआ, प्लूरल नंबर। ठीक है, प्लूरल नंबर। तो यहां पर देखिए भाइयों की संख्या ज्यादा थी, उनमें से कह रहा है कि क्या कोई एक भी भाई प्रेजेंट था घर पे कि नहीं था। तो भाई की संख्या जब ज्यादा है, तो जब कभी भी इंडेफिनिट नंबर के बारे में बात करेंगे तो हम दो मान के नहीं चलेंगे, कितना मान करके चलेंगे, दो से ज्यादा। अब अगर आप कहोगे कि सर वाइल कमिंग टू द कोचिंग आई सॉ सम पीपल फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। कोचिंग आने के क्रम में मैंने देखा सर कुछ लोग जो थे ना कोचिंग के बाहर आपस में लड़ रहे थे, कुछ लोग लड़ रहे थे। मैंने पूछा कितना लोग था जी, आपने क्या कहा सर, ढेर था, रिंगीने ने। आपने क्या कहा कि था, ढेर था, लेकिन एग्जैक्टली कितना था नहीं पता सर। तो हो सकता है वो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक से ज्यादा होगा तो अंग्रेजी में प्लूरल हो जाएगा ना वो। ठीक है, वो 10 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं कह रहे हो, तो इसका मतलब कि इंडेफिनिट नंबर है। और इंडेफिनिट नंबर को हम 2 नहीं मानते हैं, हमेशा 2 से ज्यादा मानते हैं। तो सोच के देखो कि उसके भाई कितने थे एग्जैक्टली, आपको पता है नहीं। तो जब भाई कितने थे नहीं पता, तो इसका मतलब इस भाई को आपको 2 मानना चाहिए कि 2 से ज्यादा मानना चाहिए। और जब हम 2 से ज्यादा मानेंगे तो यहाँ इधर का प्रयोग नहीं होकर के यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एनी ऑफ द ब्रदर्स या एनी वन ऑफ द ब्रदर्स। एनी या एनी वन में से जो कि कोई न कोई एक होना चाहिए। तो पहला गलती पकड़ाया आपको। ठीक है। और भाइयों की संख्या में से संख्या तो ज्यादा, और पूछ क्या रहा है, क्या कोई एक भी भाई था कि नहीं था। तो चर्चा तो एक के भाई के बारे में पूछ रहा है, एक भाई के बारे में पूछ रहा है। तो जब आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए ना। तो एक गलती यहाँ पे हो गया आपका, दूसरा गलती यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे कि वॉज का प्रयोग करेंगे। तो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए क्या कहता है, ये प्रकाशन पे डिपेंड करता है जेंटलमैन। कोई कोई प्रकाशन क्या करते हैं कि प्रूफ रीडिंग में क्या करता है, लापरवाही बरतते हैं। प्रिंटिंग करने दे दिया, टाइपिस्ट को टाइप करने दे दिया, दोबारा प्रूफ रीड नहीं करोगे तो अशुद्धि रह जाएगी ना। और अशुद्धि पकड़ाता कहाँ है, यहाँ। और यही क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए कि बैंक में अगर पूछा जाता, एसएससी में भी क्या होता है, 4 ऑप्शन होता है, 4 में से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। और अगर बैंक में ये क्वेश्चन सेट होता ना, आप ऑप्शन देख करके समझ जाते। ऑप्शन में आपको दे देता चूज करने के लिए। मान लीजिए ऑप्शन ए में दे दिया कि ए पार्ट में एरर है, बी में दे दिया आपको कि जो कि क्या कहता है कि बी पार्ट में एरर है, और सी में दे दिया बी एंड सी बोथ। ठीक है। और डी में दे दिया आपको ए बी सी, तीनों पार्ट में एरर है। ठीक है। तो अब बताइए, चूज करिए आंसर। और जैसे ही आपको ये सब देने लगा एक से ज्यादा ऑप्शन, तो बताइए क्या होगा, बी और सी आएगा कि नहीं आएगा। ये बात और है कि आपके एग्जाम्स में जब क्वेश्चन सेट होगा दोस्तों, वहां शुद्धि नहीं रहती है, वहां क्या करेगा, कई बार चेक करके तब क्वेश्चन सेट किया जाता है। ठीक है, कई बार चेक किया जाएगा तब जाकर के क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो इसीलिए क्या करिएगा कि यहाँ पर जो कि दो दो अशुद्धि है, एक तो यहाँ वॉच का प्रयोग होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, या तो एनी का प्रयोग होना चाहिए या तो एनी वन का प्रयोग होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े।
और जो कोई भी अगर हम डिस्कशन करते हैं दोस्त, अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई एक्सप्लेनेशन, तो आपको क्या करना होगा, इसका तथ्य ढूंढना पड़ेगा ना। तो आपने जो फाउंडेशन में पढ़ा है उसको रिवीजन करके देख लो। नहीं होता, जितने भी ऑथेंटिक राइटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी किताबों को पढ़ करके आप जो कि कहते हैं क्रॉस क्वेश्चन के लिए लेके आ जाओ सबूत। या वो भी नहीं है आपके पास, तो ऑनलाइन है ना रिसोर्सेस, गूगल वगैरह यूज करता ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तो वहाँ पर आप मुझे दिखा दो कि सर हियर यू आर मिस्टेकन, मेरी गलती होगी मैं सुधार लूँगा, आप गलत करोगे आप सुधार लेना। एंड आई एम श्योर 100% हियर इन दिस रिगार्ड आई एम नॉट इनकरेक्ट, आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए आगे बढ़े। चलिए दोस्त, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ दोस्त, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन क्या करता है कि ग्रुप में से प्रत्येक सदस्य के बारे में बात करता है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो ग्रुप बनाए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दो ग्रुप बनाए, तो ग्रुप का निर्माण कब होगा दोस्त, जब एक से ज़्यादा लोग रहेंगे तभी तो ग्रुप का निर्माण होगा ना। जब समूह का निर्माण कब होता है, जब संख्या एक से ज़्यादा हो। तो समूह तो आपका दो लोगों का भी हो सकता है और समूह दो से ज़्यादा लोगों का भी हो सकता है ना। अब बताइए, लिखिए नहीं, पहले चीज़ों को समझिए। आपने क्वेश्चन किया कि सर जो कि क्या कहता है कि कैसे तय करेंगे कि यहाँ पर जो कि क्या कहता है कि किसका प्रयोग होगा और हम क्या सोच करके क्या हम टिक करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि समूह जो होगा तो या तो दो का समूह हो सकता है या तो दो से ज़्यादा का समूह हो सकता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं देयर आर टू गर्ल्स ऑन द फर्स्ट बेंच, इसका मतलब फर्स्ट बेंच पे कितनी लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं। अगर दोनों लड़कियों के बारे में अगर हम कलेक्टिवली बात करेंगे, सामूहिक तौर पर दोनों के बारे में एक के बारे में अगर आपको हम जानकारी देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर रेगुलर टू द क्लास, दोनों लड़कियां जो है क्लास में रेगुलर है। तो हम किसका प्रयोग किए, बोथ। तो बोथ का मतलब क्या हुआ, दोनों के बारे में एक के बारे में जानकारी दे दी है, ठीक है। अगर आप बारी बारी से देते, पहले इस लड़की के बारे में जानकारी दिए, फिर इस लड़की के बारे में जानकारी देंगे, तो एक समय में एक के बारे में ही बता रहे हो ना आप। तब हम क्या कहेंगे, देयर आर टू गर्ल्स ऑन द फर्स्ट फ्रंट बेंच, ईच इज रेगुलर टू द क्लास। तो ईच इज रेगुलर टू द क्लास, इसका मतलब क्या हुआ, ये लड़की भी क्लास में रेगुलर है, ये लड़की भी क्लास में रेगुलर है। बारी बारी से एक समय में एक के बारे में ही जानकारी दोगे आप, और एक समय में एक के बारे में जानकारी देने के लिए ही हम ईच एवरी इधर नीदर का प्रयोग करते हैं। आप समझे। तो इसीलिए क्या करिएगा कि हमेशा जो लीजिएगा कि वर्ब क्या लीजिएगा, सिंगुलर लीजिएगा। अब आगे बढ़े। अब इसी में देखिए क्या करेंगे, पॉजिटिव कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो क्या होगा, ईच एवरी। निगेटिव कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो क्या होगा, नीदर होगा ना। नीदर का प्रयोग करेंगे, दो में से कोई नहीं तो नीदर, और दो से ज्यादा में से कोई नहीं तो नन, और दो में से कोई एक तो इधर, दो से ज्यादा में से कोई एक तो क्या हो जाएगा, एनी। समझे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, दो में से एक ऑप्शन मारना रहे तो ठीक है। अगर मान लीजिए क्या कि आप ये सिचुएशन आप मुझे दे रहे हो कि सर जो कि क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह के ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है, इस तरह के ऑप्शंस मुझे अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले देखिएगा कि मेजर मिस्टेक जो मान करके चलोगे, तब तो हिंदी के हिसाब से अगर इसको डिजाइन करोगे तो कहोगे ना ब्रदर्स की संख्या नहीं पता चल रहा कि दो है कि दो से ज्यादा, हम दो भी रहेगा तब भी तो हम ब्रदर्स लिखेंगे। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेदर ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स होता तब तो साफ क्लियर हो जाता, लेकिन टू लिखा नहीं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर दो मान लेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ वर्ब तो ऑलवेज सिंगुलर होगा, तभी इस पार्ट में एरर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा, अगर आपको जैसे देखिए आंसर की जारी करता है, जैसे एसएससी एग्जाम ले लिया, रिजल्ट देने से पहले आंसर की देगा, आंसर की देगा ताकि आप अपने आंसर मैच करा लो। जो कंट्राडिक्टरी लग रहा है, आपको लगता है कि दिया गया आंसर करेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, इनकरेक्ट है, 50 रुपये एक क्वेश्चन को लेकर के आपको क्या करेगा, आरटीआई फाइल करने देगा, क्रॉस क्वेश्चन करके देखेगा, आप सही रहोगे आपको स्कोर बढ़ा देगा, यहाँ तक कि रिवार्ड के तौर पर ज़्यादा स्कोर बढ़ा देता है। समझे, ठीक है। एसएससी वाले निकम्मे हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन निकम्मा नहीं है कि प्रीवियस पेपर का कॉपी करके पेस्ट कर दिया, बल्कि वो 4 बार चेक करेगा तब क्वेश्चन सेट करेगा। बढ़े आगे। चलिए अब आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बताइए क्या है एरर, और आपको हिंट्स दे देता हूं कि इस सेंटेंस में एरर जो है किस रिगार्डिंग है, प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग। अब पकड़ो तो क्या है एरर, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स। देखिए पार्किंग का प्रयोग 2 बार हो गया है, अब इसको क्या कहोगे, टाइपिंग मिस्टेक कहोगे कि नहीं कहोगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या कहता है कि इस बिल्डिंग में कितने घर हैं, 6 घर है, ठीक है। 3 पार्किंग लॉट है, ठीक है, 3 पार्किंग लॉट्स
एंड वन बेसमेंट, और क्या है एक आपका बेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए एरर क्या है, एरर है आपका कंप्राइज। देखिए कंप्राइज का प्रयोग जब करोगे दोस्त, कंप्राइज का प्रयोग करोगे तो कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग करके जबरदस्ती ये क्या करेगा, एरर देगा, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है दोस्त। कंप्राइज विदाउट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है जब तक ये एक्टिव वॉइस में है, ये विदाउट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। लेकिन इस कंप्राइज के बदले दूसरा शब्द यूज करना चाहोगे तो वो शब्द क्या होता है, कंसिस्ट। और कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग 100% होगा, लेकिन अगर इसी अर्थ में कंप्राइज को लाओगे तो विदाउट प्रीपोजिशन यूज होगा। अगर मान लीजिए अगर हम कहते हैं इस किताब में 400 पन्ने हैं, तो अगर मैं कहता हूं इस किताब में 400 पन्ने हैं तो मैं क्या लिखूंगा सेंटेंस, दिस बुक कंप्राइजेस 400 पेजेस, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, दिस बुक कंप्राइजेस 400 पेजेस, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट है, और आपको गलती करवाने के लिए क्या करेगा, यहीं पे ऑफ लगा देगा, क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑफ लगाने का ही मन है तो कंप्राइज को हटा दीजिए, कंसिस्ट ऑफ लगा दीजिए, सही हो जाएगा। जैसे कि आप कहते हो ना, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, लेकिन इंस्पाइट के साथ तो ऑफ लगता है, दोनों का मीनिंग तो सेम होता है, बात बराबर। आगे बढ़ा, चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, मतलब क्या, मैं आशा करता हूं आपसे मिलने की। तो अब यहां से देखिए क्या करिएगा कि जब आप लोग जो प्रीपोजिशन पढ़े होंगे तो इस एक्सप्रेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा आपने, और ये एग्जाम्स का फर्टाइल एरिया है, बहुत सारे एग्जाम्स, बल्कि एसएससी भी, सीपीओ भी, बैंकिंग भी, यहाँ तक कि एनडीए डिफेंस सेक्टर का मैक्सिमम एग्जाम्स इस क्वेश्चन को यूज करता है, बार बार पूछता है। और इसमें क्या करेगा, इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा आपका, इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कैसे, यहां पर याद रखिएगा कि ये एक्सप्रेशन जो है आपका लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये टू अलग नहीं है, लुक फॉरवर्ड के साथ ही है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, आशा करना, आशा करना। दूसरा है आपका विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू। और तीसरा है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू। अगर ये तीनों एक्सप्रेशंस के बारे में कभी भी बात करोगे दोस्त, यहां पर क्या था, ये लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड टू। इन तीनों को याद रखेगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा तीन में से एक को घुमा फिरा करके पूछेगा ही पूछेगा। और इसमें बात क्या है, एक चीज बताओ, जब आप बेसिक ग्रामर का अध्ययन करते हो तो आप सीखते हो कि जैसे ही एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आता है पार्टिकल टू से कनेक्ट कर देते हैं। अगर आप कहते हो कि वह आती है तो सी कम्स, अगर आप कहते हो वो पढ़ने आती है तो क्या करते हो, सी कम्स टू रीड या सी कम्स टू स्टडी, करते हो ना। तो दो वर्बों को आपस में कनेक्ट करते हो तो प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हो और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ले आते हो, लाते हो कि नहीं लाते हो, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर मान लीजिए क्या कहते हैं कि ये सारे तीनों ही एक्सप्रेशन के बाद अगर दूसरा वर्ब आएगा तो आपका दिमाग सबसे पहले तो ये कह देता है कि सर तीनों एक्सप्रेशन में तो टू लगा हुआ है, सर बोले टू है ना, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, आपका दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा कहेगा कि सर V1 होना चाहिए, जो कि गलत है। लेकिन एक्सेप्शनली इन तीनों के साथ वर्ब चौथे रूप में आता है, तो इसके साथ सही आंसर क्या होगा, वर्ब हमेशा चौथे रूप में होगा। अब जैसे देखिए इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, के लिए, इसका अर्थ क्या होता है, के लिए। विथ अ व्यू टू का मतलब क्या होता है, के उद्देश्य से, के उद्देश्य से। अब इसके बाद देखिए लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, आशा करना। एक एक सेंटेंस बना लो, आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए अगर मैं कहता हूं मैं शीघ्र ही आपसे मिलने की आशा करता हूं, मैं क्या लिखूंगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून या मीटिंग यू सून, मीटिंग यू सून। तो बताइए मुझे आप, ये टू मीट होना चाहिए कि मीटिंग होना चाहिए, मीट के बदले मीटिंग होना चाहिए ना, तब नहीं ये करेक्ट होगा। दूसरा, दूसरा देखिए अगर आप कहिएगा कि जैसे देखिए क्या कि लुक फॉरवर्ड टू यूज कर लिया विथ अ व्यू टू, अगर हम कहें हम लोग यहाँ अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य से आते हैं, पर्पस क्या है, अंग्रेजी सीखना, तो सेंटेंस क्या बनाओगे, वी कम हियर विथ अ व्यू टू लर्न इंग्लिश की लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। तो ये तीनों को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। ये वीडियो तो अपलोड होगा ही होगा साइट पे, आप लोग क्या करना, दोबारा एक बार रिकैप कर लेना, एक बार देख लेना घर जा करके, जो चीज़ लगे कि नोट डाउन करना चाहिए कर लेना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना हो, एक साथ सब स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद इंपॉर्टेंट पहलू जो आपको लगा कि दिमाग से उतर जाएगा उसको नोट कर लेना, चले। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बताइए आप लोग क्या है एरर इसमें, टेल मी गाइस।
सेंटेंस कहता है आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। मतलब क्या हुआ? कोप अप विद का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना, बेयर। अगर आप कहोगे कि सर यहाँ वर्क का बहुत प्रेशर है, काम करो काम करो, बहुत टारगेट बेस्ड जॉब होता है, मैं हैंडल नहीं कर सकता सर, आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट। आप कहते हो ना सर जा रहे हैं, त्याग पत्र दे देंगे, रिजाइन कर देंगे, इतना प्रेशर में हमसे काम नहीं होगा, बोलते हो ना। तो यही बात आप कह रहे हो सेंटेंस के माध्यम से, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, मैं इस दबाव को झेल नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, गलत प्रयोग क्या हो गया है, देखिए कोप अप विद। अगर आप डिक्शनरी खोल करके देखोगे, डिक्शनरी अगर खोल के देखोगे तो डिक्शनरी में कहेगा कि ये सही है एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से, ये ओल्डर इंग्लिश के हिसाब से ये सही माना जाता था पहले। जब जबकि क्या कहते हैं, विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, जब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का एडवेंट हुआ तो उस समय में क्या हुआ, तब जाकर के ये कहा गया कि कोप विथ अपने आप में सफिशेंट है, ये अप का प्रयोग अनावश्यक है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तब जाकर के आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया कि एक काम करो कि बर्दाश्त करने के अर्थ में आप कोप विथ का प्रयोग करना, कोप विद द सिचुएशन। कोप विद द सिचुएशन मतलब सिचुएशन को बर्दाश्त करना, कोप विद द प्रेशर, इसका ठीक है, कोप विद द प्रेशर, प्रेशर को झेलना। तो बोला क्या कि कोप विद का प्रयोग करना, लेकिन कोप अप विद का प्रयोग नहीं करना। और ये एग्जाम में बार बार ले रहा है, एसएससी भी सवाल पूछता है, यहाँ आपको भी सवाल पूछा गया है। तो इसमें अगर एरर निकालोगे तो इस अप को हटा देना। क्या करना है आपको? अप को हटा देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखोगे कि कोप विथ होता है यानी बर्दाश्त करना, लेकिन कोप अप विथ का प्रयोग आप नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, आई केम टू दिस प्लेस यू। एक चीज बता दो, सेंटेंस के माध्यम से कोई न कोई बात आप कन्वे करना चाहते हो, कुछ न कुछ अर्थ स्पष्ट करना चाहते हो कि आपके कहने का मतलब क्या है, वो साबित करोगे ना। अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन करो और सेंटेंस मीनिंगफुली फ्रेम ही नहीं कर पाओ तो सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा। सोच के देख, यहां तक देख, आई केम मैं आया था, टू दिस प्लेस इस जगह पर, यू क्या, मैं इस जगह पर आया था, यहां तक तो ठीक है। और ये यू जो जोड़ रहे हो, ऐसा होता है कि मैं इस जगह पर आपके लिए आया था। हो सकता है इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो इस जगह से इस व्यक्ति के रिलेशन को स्टेब्लिश करेंगे, तो रिलेशन स्टेब्लिशमेंट के लिए प्रीपोजिशन की जरूरत होगी, तब ना सेंटेंस मीनिंगफुली कनेक्ट होगा। और मीनिंगफुली कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसमें मतलब कुछ न कुछ मिसिंग है ना सेंटेंस के सी पार्ट में। तो इसीलिए क्या देखिएगा, ये इसे हम कहते हैं बौवा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैंने आपको क्या कहा था दोस्त, ट्राई टू हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत डेवलप करिए। कुछ न कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ आधा घंटा रोज पढ़िए। कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, अगर इंटरटेनिंग इंगेजिंग चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर क्यों पढ़िए? क्योंकि एवरी डे न्यूज़पेपर ब्रिंग्स लेटेस्ट न्यूज़। बोरिंग न्यूज़ नहीं लाता, एक न्यूज़ बार बार जो कि न्यूज़ चैनल खोलो तो देखो क्या कि यहाँ पर जो कि कहते हैं स्टैचू को वेंडलाइज किया गया, एक एक देखोगे हर एक चैनल पे वही बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं होती है। एवरी डे योर न्यूज़पेपर ब्रिंग्स यू लेटेस्ट न्यूज़, और एवरी डे नई नई खबरें होंगी तो इंटरेस्ट बना रहेगा। और आधा घंटा पढ़ो, एक घंटा उस पर होमवर्क करो। एक घंटा होमवर्क करने का मतलब क्या हुआ, आधा घंटा पढ़ोगे तो हाथ में पेंसिल या पेन लेकर के पढ़ना, जो वर्ड्स और फ्रेजेस आर नॉट नोन टू यू उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। आधा घंटा पढ़ने के बाद कॉपी पेन निकाल, उस सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस को कॉपी में नोट कर, गूगल में जा सर्च कर, मीनिंग को वहां पर नोट कर ले, ध्यान से पढ़ ले मीनिंग को, फिर दोबारा उसी पीस ऑफ आर्टिकल को पढ़िए जहां से वर्ड कलेक्ट किए थे। अब तो वर्ड और फ्रेज का मतलब ही पता है आपको, फिर से उस पीस ऑफ आर्टिकल को पढ़िएगा तो पहले से बेहतर समझ में आएगा ना आपको। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलप करिए, और ये चीज़ डेवलप करके रखोगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये ओवरनाइट नहीं होता दोस्त। सोचोगे ना कि रातों रात आज 10 घंटा जाग लेंगे, कल 20 घंटा जाग लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। ये क्या है कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है, धीरे धीरे ही आप इम्प्रूव करोगे। सोच लो, एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में 9 महीना लगता है ना। आप अगर जो है कि क्या करोगे कि ज़बरदस्ती 7 महीने में ही बच्चे को बाहर निकाल लोगे, बच्चा जीवित तो रह जाएगा लेकिन मेंटली और फिजिकली वीक रहेगा ना। तो इसीलिए देखोगे कि जो कि जिस चीज़ को डेवलप होने में जितना समय लगता है, ये ओवरनाइट आपके पास नहीं आएगा, धीरे धीरे होते होते 3 महीना मेंटेन कर लो, चौथा महीना से हिंदी न्यूज़पेपर बगल में रखा रहेगा, आपकी हिम्मत नहीं होगी पढ़ने की, अंग्रेजी आएगा अंग्रेजी पढ़ोगे। और न्यूज़पेपर की खूबसूरती क्या है, 3 महीने के बाद सेम एस्पेक्ट पे जब जब आर्टिकल लिखा जाएगा सिमिलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस बार बार यूज करेगा, तो रिपीटेशन शुरू, वर्ड का रिविजन शुरू, मीनिंग समझ में ज़्यादा आने लगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आपको कोई भी चीज़ अच्छा कब लगता है? जब उस चीज़ को समझ लेते हो। मैथ बनाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपको बनाना आता है। डिफ़िकल्टी भी होती है तो आप उसमें लगे रहते हो जब तक सॉल्व नहीं होता है।
तो लैंग्वेज क्या है, जब पढ़ करके समझ में आएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा नहीं बढ़ेगा। चल आगे बढ़े, प्रवचन अक्सर दिया करेंगे, आगे बढ़े। आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। बोलिए दोस्त क्या है गड़बड़, इसमें भी प्रीपोजिशन वाला एरर है। तो सोच कर देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है रास्ते में, भैया टाइम क्या हुआ, पूछता है ना आपसे, तो वो क्या बोला, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच बोलेगा तो गलत है, क्योंकि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, और बाय का प्रयोग यहाँ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, आपकी घड़ी के मुताबिक कितना समय हुआ है, तो इसीलिए क्या करिएगा, ये सब एक्सप्रेशन जुबान पे रखिएगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। सेंटेंस का मतलब क्या है, मान ले तुम और मैं मार्केट गए, मॉल गए, तुमने भी ड्रेस खरीदा मैंने भी ड्रेस खरीदा, ठीक है, तो यहां सेंटेंस क्या कहता है, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। मेरे ड्रेस का जो प्राइस है ना, तुम्हारे ड्रेस के प्राइस से ज्यादा है। तो बताइए सेंटेंस में है कोई गलती, टेल मी गाइस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं ना सर, टोटल एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा रहे हैं। ये है क्या, कहां से आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है फॉल्टी कंपैरिजन से। फॉल्टी कंपैरिजन, फॉल्टी कंपैरिजन, फॉल्टी कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, त्रुटिपूर्ण कंपैरिजन। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, द स्टूडेंट्स ऑफ हिंद एकेडमी, हिंद एकेडमी, हिंद एकेडमी, अगर मान लीजिए कि यहां पर मैंने लिख दिया इज, ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ हिंद एकेडमी, स्टूडेंट्स लिखा है, आर बेटर देन, अगर मान लीजिए कि एबीसी, एबीसी एकेडमी, तो मान लीजिए कि यहां पर देखिए सेंटेंस का अर्थ क्या निकला, हिंद एकेडमी के जो छात्र हैं वो बेहतर हैं किससे, एबीसी से। एबीसी एकेडमी अगर मैंने लिख दिया, एबीसी एकेडमी, अब आपसे अगर हम पूछे कि बताइए क्या ये सही लिखा मैंने, कंपैरिजन सही किया कि गलत हो गया, गलत हो गया, कहिए क्यों। जब हिंद एकेडमी के छात्रों का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो एबीसी एकेडमी के छात्रों से ही ना कंपैरिजन करना चाहिए था आपको। तो क्या करोगे कि यहां सजीव की तुलना आप निर्जीव से कर दोगे, संस्थान से कर दोगे, क्या कंपैरिजन करोगे तो एबीसी एकेडमी के छात्रों से ना करोगे। तब आपका दिमाग क्या कहेगा कि सर इसको ऐसे हम सुधार सकते हैं, इसको अगर सुधारेंगे तो ये कह सकता है ना कि ये रखें बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी एकेडमी, ऐसा करेंगे तो सर सही हो जाएगा। चलिए ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया, लेकिन ग्रामर आपको क्या कहता है, रिपीटेशन, रिग्रेशन जिसको आप कहते हो, रिपीटेशन मेक्स योर सेंटेंस डल। रिपीटेशन मेक्स योर सेंटेंस डल मतलब क्या, अगर रिपीटेशन हो रहा है सिमिलर वर्ड्स और एक्सप्रेशन का, तो ये क्या करता है, सेंटेंस को भद्दा बनाता है, उस चीज से बचोगे। और जब बचोगे तो देखो रिपीटेशन क्या हुआ, द स्टूडेंट्स ऑफ का प्रयोग यहां पर भी है, द स्टूडेंट्स ऑफ का प्रयोग यहां पर भी है। एक बार इंट्रोडक्शन के लिए तो इसको यूज करोगे, दोबारा तो ये रिपीटेशन कहलाएगा ना। अब आप कहोगे कि सर इस रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन को हटा देते हैं, इसके बदले हम ध्यान में रखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में नाउन किस नंबर में है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है ना, तो यहाँ दो जॉब का प्रयोग कर दो, सही हो जाएगा। अगर ये नाउन सिंगुलर नंबर में होता तो इस जगह पर क्या करते हैं, हम दैट ऑफ का प्रयोग कर देते तो सही हो जाता है। अब देखिए आ जाइए ओरिजिनल सेंटेंस, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मेरे ड्रेस का जो प्राइस है, ठीक है, इन हायर नहीं, ये ईज है, टाइपिंग मिस्टेक है, इज हायर देन कहीं ज्यादा है, दैट ऑफ योर्स, इसका मतलब क्या हुआ, हायर। अगर इसके बाद यहां ऐसा भी तो हो सकता था सीन, हायर देन द प्राइस ऑफ योर ड्रेस, ऐसे लिखा जाता। तो सोच कर देखिए, द प्राइस ऑफ यहां भी है, द प्राइस ऑफ यहां पर भी है, तो रिपीटेशन हो गया ना, ठीक है। और यहां पर देखिए द प्राइस ऑफ को यहां से हटा दिए, इसके बाद देखिए प्राइस सिंगुलर नंबर में तो दैट ऑफ हो गया, दैट ऑफ। इसके बाद देखिए क्या आपकी योर ड्रेस, यहां पर देखिए क्या हुआ, माई ड्रेस है, यहां पर भी नाउन, और यहां पर देखिए क्या हुआ, योर के बगल में भी अगर यहां पर आप ड्रेस रखते हैं तो फिर से ड्रेस का रिपीटेशन। तो क्या किए कि योर ड्रेस को हटा करके योर्स कर दिए, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया और सेंटेंस सही हो गया, समझे। तो इसीलिए सेंटेंस में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, आंसर करिए, द क्लाइमेट ऑफ पटना
द क्लाइमेट ऑफ पटना इज, ठीक है, इज बेटर देन, या मान लीजिए कि यहाँ कंपेरेटिव डिग्री का कोई भी एडजेक्टिव रख दिए, हॉटर देन, यहाँ लिख दिया मैंने रांची। आप लोग बताइए दोस्त, क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत? बताइए, जिसका सही होगा वो एक चॉकलेट खिलाएगा। मैं घाटे का सौदा नहीं करता, मैंने क्या कहा, जिसका सही होगा वही खिलाएगा। बोलिए बोलिए, गलत है? किसका आंसर है ये? तुम्हारा है ना, अब चॉकलेट लग गया तुमको। यहां पर देखिए क्या हुआ, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन रांची। जब पटना के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो तो रांची के क्लाइमेटिक कंडीशन से ना कंपेयर करना चाहिए था आपको, रांची से तो नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या कहोगे कि सर क्लाइमेट देख रहे हैं सिंगुलर नंबर में है। एक काम करते हैं सर, देन के बगल में अगर हम दैट ऑफ का प्रयोग कर दें, तो काम मेरा नहीं बन जाएगा। देखे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ठीक है। आपको रिवार्ड के तौर पर एक चॉकलेट लाने का, ठीक है, फरमान जारी किया जाता है। आगे बढ़े, चल ठीक है, चले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है दोस्त? मजा तब आता है जब आप भी सपोर्ट करोगे, आप भी पढ़ करके आओगे, रिवीजन करके आओगे, तब यहां गर्दा उड़ेगा। चले आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहते हो, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ हैव कम। मतलब क्या हुआ, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? मेरे दोस्त की कौन आई है? अरे बहू आई है। क्यों सोच रहे हो साली के बारे में? दिमाग में तो खिचड़ी पक रहा है किसी और डायरेक्शन में आपका, ठीक है। ये देखो, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? बहू हुआ ना, ठीक है। तो अब ये देखो, डॉटर इन लॉ अगर हम लिखें, सिस्टर इन लॉ लिखें अगर हम, चुप ना भाई, मजा ले, मन ही मन मजा ले ना। तो यहां पर देख मैंने क्या लिखा, सिस्टर इन लॉ। यहाँ हुआ, हे राजा जी, यहाँ हुआ। कम ऑन टू द पॉइंट। मैंने क्या कहा, थीम पे आइए। हाँ, अब देखिए ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ था, डॉटर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। अगर यहां लिखे हम ब्रदर इन लॉ, अब जैसे देखिए क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ लिख दिया, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप फादर, स्टेप मदर। अगर मैं लिखता हूं कमांडर इन चीफ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हल्के में मत लीजिए। यहां पर मैंने क्या लिखा, कमांडर इन चीफ। अगर मैं यहां पर लिखता हूं वाइस चांसलर, या अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जो भी मैं लिख रहा हूं नाउन एक से अधिक शब्दों का है, एक से अधिक शब्द है ना। जब एक से अधिक शब्द मिल करके किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है तो इसी नाउन को हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है, इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब मुझे बताइए, जब कंपाउंड नाउन की संख्या एक से ज्यादा दिखाओगे तो इसके जो मूल शब्द हैं उसमें ऐसे एस जोड़ करके प्लूरल बनाओगे। अगर हम बोले तुम्हारी 2 सालियां हैं, तो सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, यू हैव 2 सिस्टर्स इन लॉ लिखेंगे या सिस्टर इन लॉज लिखेंगे? क्योंकि सिस्टर का प्लूरल बनाओगे। अगर हम बोले तुम्हारे 2 सौतेले बेटे हैं, तो सौतेले बेटे की संख्या कितनी है, 2, तो क्या लिखेंगे, यू हैव 2 स्टेप सन्स लिखेंगे कि स्टेप सन लिखेंगे? स्टेप सन्स। जो सन मूल शब्द है उसमें ना ऐसे जोड़ करके प्लूरल बनाओगे। तो कहता है कि कंपाउंड नाउन जब एक से अधिक को रिप्रेजेंट करता है तो अपने मूल शब्द में एस जोड़ करके प्लूरल बनाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ, तो मेरे दोस्त की जो है ये कौन, बहू। तो देखिए अगर बहू एक से ज्यादा की चर्चा होती तो डॉटर में एस होता नहीं है, इसका मतलब एक बहू के बारे में बात हो रही है। मेरे फ्रेंड की जो एक बहू है वो आई है, इसका मतलब एक के बहू आई है, तो ये वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा दोस्त? सिंगुलर होगा ना। तो यहाँ हैव के बदले क्या यूज करोगे, हैज यूज करेंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन, जब कंपाउंड नाउन अपने बगल वाले नाउन के साथ रिलेशन स्टेब्लिश करेगा और काकेकी का मीनिंग लाएगा, तब कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रोफी एस लगता है। अगर हम बोलें तुम्हारा साला का जो बिहेवियर है ना बड़ा गंदा है, समझा देने, तो मार के गर्दा उड़ा दो कोनो दिन, इसका मतलब क्या हुआ,
किसका बिहेवियर बहुत गंदा है? तुम्हारे साले साहब का। ठीक है, तुम्हारे साले साहब का जो कि बिहेवियर गंदा है, न तो दोस्तों मार के गर्दा उड़ा देते हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपके साले का बिहेवियर, काके की अर्थ आ रहा ना, तो सेंटेंस क्या लिखोगे? योर ब्रदर इन लॉज बिहेवियर, तो लॉ पर ना एपोस्ट्रोफी लगा रहे हो। योर ब्रदर इन लॉज बिहेवियर इज वेरी इंडिसेंट, मेक हिम अंडरस्टैंड, अदरवाइज विल थ्रैश हिम वेरी बैडली। बुझा, मार के गर्दा उड़ा देंगे उसको। तो हमने क्या कहा? योर ब्रदर इन लॉज बिहेवियर, क्या किए? लॉ पर एपोस्ट्रोफी लगाए। अब जैसे देखिए, अगर हम कहें कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो बहुत ही प्रेरणादायी था, बहुत ही इंस्पायरिंग था, कैसे लिखोगे? आवर प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वाज वेरी इंस्पायरिंग। तो मिनिस्टर पे ना एपोस्ट्रोफी लगाए हो, प्राइम पे थोड़े लगाए हो। जब काके की का अर्थ लाएंगे तो अंतिम में एपोस्ट्रोफी जोड़ेंगे, जब एक से ज्यादा दिखाएंगे तो मूल शब्द में एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। बोलिए, 2 क्वेश्चन निकला ना यहाँ से। तो ऐसा हो कि आगे चल करके जो कि कहते हैं क्वेश्चन बदल देगा, तो ऐसा नहीं कि एक यहाँ किए तो ये सही हो गया, दूसरा इसी पे पूछा तो हम फंस गए, ऐसा नहीं होने दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? आई प्रीफर सी फूड देन मेडिटेरेनियन फूड। मतलब क्या हुआ? मेडिटेरेनियन फूड की बजाय मैं किस तरह का फूड पसंद करता हूँ? सी फूड। मान लीजिए कि अगर चले जाओ, बीच पे चले जाओ, वहाँ पर देखते हो समुद्री मच्छी वगैरह जो कि फ्राई करके दे रहा है, केकड़ा दे रहा है, तरह तरह का देखोगे कि अच्छे अच्छे मच्छी वगैरह दे रहा है। तो आप कहते हैं ना सर मुझे सी फूड बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेरेनियन डिशेस की तुलना में सी फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? प्रीफर। प्रीफर का मतलब क्या होता है? पसंद करना। पसंद करना मतलब किस तरह का पसंद है? ये कंपैरेटिव है। ठीक है, जैसे देखिए प्रीफर, प्रीफर का मतलब क्या हुआ? पसंद करना। लेकिन किस तरह पसंद करना? अगर आप बोलोगे कि सर चाय की तुलना में मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आपको क्या ज़्यादा पसंद है? कॉफ़ी। तो आप क्या कहोगे कि जैसे देखिए कि जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो प्रीफर के बगल में रखना, प्रीफर के बगल में रखना। तो क्या कहोगे? आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। चाय की तुलना में मुझे क्या ज़्यादा पसंद है? कॉफ़ी। तो यहाँ पर देखिए क्या कि वर्ब प्रीफर का प्रयोग करके कंपेरिजन जो कर रहे हो, ये लैटिन कंपेरेटिव्स माने जाते हैं। इसी से बना आपका एडजेक्टिव प्रीफरेबल। प्रीफरेबल। तो यहां पर देखिए क्या कि 99.99% में क्या देखते हो दोस्त? एडजेक्टिव जब अपने कंपैरेटिव डिग्री में होता है तो तुलनात्मक अध्ययन जो दो के बीच होता है उसके लिए हम देन का प्रयोग करते हैं ना। लेकिन 1% केस में जो एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंपैरेटिव अध्ययन होने में होता क्या है कि वो देन का प्रयोग ना करके प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। और उन्हीं में से एक क्या है आपका? प्रीफर भी है, प्रीफरेबल भी है। और इसीलिए जो कि चूंकि ये लैटिन वर्ड से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? लैटिन कंपैरेटिव्स। इसमें कौन कौन आएगा? प्रीफरेबल के साथ भी प्रीपोजिशन टू होगा। इसी में देखिए आपका आएगा सीनियर, सीनियर भी आएगा, जूनियर भी आएगा, जूनियर भी आएगा, इन्फेरियर भी आएगा, इन्फेरियर भी आएगा, पोस्टीरियर भी आएगा, पोस्टीरियर। ठीक है, ये सब आएगा। तो सोच के देखिए क्या हुआ, ये लैटिन कंपैरेटिव्स हैं, जिसके बाद क्या करोगे? प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करोगे, ना कि देन का प्रयोग करोगे। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं मैं आपसे सीनियर हूं, सेंटेंस क्या लिखूंगा? आई एम सीनियर टू यू या आई एम सीनियर देन यू? आई एम सीनियर टू यू। अगर मैं कहता हूं अगला सेंटेंस आप मेरे से जूनियर हो, क्या लिखेंगे? यू आर जूनियर टू मी। ये घटना उस घटना के बाद वाली है, तो क्या लिखेंगे? दिस इंसिडेंट इज, क्या लिखेंगे? पोस्टीरियर टू दैट, लिखेंगे ना। ठीक है, अगर हम कहते हैं दिस पेन इज इन्फेरियर टू दैट, इसका मतलब क्या? इस कलम की जो गुणवत्ता है वो कम है उस कलम की तुलना में, तो इन्फीरियर टू दैट। तो मतलब आप इतना सा याद रखिएगा, ये शब्द बार बार यूज किए जाते हैं, ये 4-5 को हमेशा याद रखिएगा कि ये शब्द का प्रयोग कभी भी होगा तो इसके बगल में प्रीपोजिशन क्या होता है? टू होता है, न कि देन होता है। तो हम क्या करेंगे? आई प्रीफर सी फूड, तो यहाँ देन के बदले क्या होना चाहिए? टू नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यू। फिर ये देखिएगा कि यहां पर भी कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। बताइए दोस्त इसमें क्या है गड़बड़? बोलिए। सबसे पहले देखिए क्या बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। जिस चीज को डिस्कस करोगे आप, देखिए जिस चीज को आप डिस्कस करोगे, जिस चीज को आप डिस्क्राइब करोगे
वो अपने साथ नो प्रीपोजिशन लेकर के आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं। ठीक है, आप कहोगे कि सर आपने पहला चैप्टर डिस्कस किया हम लोगों से, जिससे हम डिस्कस किए उसके साथ विथ लगेगा, लेकिन जिस चीज को हमने डिस्कस किया उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सर यू डिस्कस्ड द फर्स्ट चैप्टर, आपने क्या किया, पहले वाले चैप्टर को डिस्कस किया। ठीक है, अगर आप कहोगे सर यू डिस्कस्ड द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपने किस चैप्टर को डिस्कस किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जिसको भी डिस्कस किए नो प्रीपोजिशन। ठीक है, अब अगर आप कहोगे कि आपने प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन किया, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, तब हम क्या बोलेंगे, यू डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, लेकिन एग्जाम में गलती करवाने के लिए यहां पर या तो ऑफ लगा के एरर देगा या तो अबाउट लगा करके एरर देगा, या ऑफ या अबाउट जैसे ही दिखा तुरंत आप सोच लेना कि इस पार्ट में एरर है, इसका मतलब इसके साथ क्या होना चाहिए, अबाउट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह से याद रखोगे ना, जैसे देखो रिजेंबल, रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब क्या होता है, चेहरे से एक जैसा प्रतीत होना। मान लीजिए ये दोनों अगर ट्विंस हो, ये दोनों अगर ट्विंस हो तो इसका चेहरा एक दूसरे से मैच करेगा ना। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या कई बार क्या होता है, या तो मेरा चेहरा पिताजी से मिलता हो, या हो सकता है मेरी बहन का चेहरा मम्मी से मिलता हो, तो चेहरे से दोनों एक जैसा प्रतीत होगा ना, उसी को कहते हैं रिजेंबल। और रिजेंबल अपने साथ प्रीपोजिशन लेके नहीं आता है। अगर हम बोले तुम अपने बड़े भाई जैसा दिखते हो, इसका मतलब यू रिजेंबल योर एल्डर ब्रदर। तुम अपने पिता जैसा दिखते हो तो यू रिजेंबल योर फादर। ठीक है, मैं अपने मम्मी जैसा दिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, आई रिजेंबल माई मदर। समझे, तो रिजेंबल क्या करता है, प्रीपोजिशन लेके नहीं आता है। ठीक है, जिसको आप डिस्कस करोगे नो प्रीपोजिशन, जिसको आप डिस्क्राइब करोगे नो प्रीपोजिशन, लेकिन जिसके साथ में, जिस व्यक्ति के साथ डिस्कस करोगे उसके साथ विथ लगेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मैंने पहले चैप्टर को डिस्कस किया आप लोगों के साथ, तो क्या हो जाएगा, आई डिस्कस्ड द फर्स्ट चैप्टर विथ यू। लेकिन फर्स्ट चैप्टर के साथ जो सोचोगे कि इससे पहले प्रीपोजिशन लगा देंगे, नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो थैंक यू चंदन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर देखिए ये क्या है आपका, ये वर्ड्स और फ्रेज के अंतर्गत जो कि ये आता है, जिसको आप कहते हो ना डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब हटा देना। डिस्पोज ऑफ में एक ही ऑफ लिखा जाता है दोस्त, डबल ऑफ नहीं लिखा जाता। ये आपको एग्जाम में गलती करवाने के लिए डबल ऑफ लिखा जाता है। ठीक इसी तरह से स्टे, क्लियर, क्लियर ऑफ लिखा जाता है, और आपको एग्जाम में गलती करवाने के लिए यहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग कर देगा। ठीक है, इसलिए ये सब एक्सप्रेशन पे नजर रखिएगा, देखते ही आप समझ जाइएगा। स्टे क्लियर ऑफ होता है, फ्रॉम नहीं होता है। ठीक है, डिस्पोज ऑफ होता है, डबल ऑफ नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहां देखिए सेंटेंस का मीनिंग, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्फ्स, मतलब अलमारी वगैरह में जो कूड़ा कचरा है उसको निकाल के बाहर फेंक दो। ठीक है, तो ये शब्द पे जाओगे कि डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्पोज ओ डबल ऑफ एफ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखो फिर आप क्या कहते हो, ये तो हो गया आपका। स्टे क्लियर ऑफ होता है, अगर मैं कहता हूं बुरी संगति से दूर रखिए अपने आप को, दूर रहिए उन चीजों से, मैं क्या कहूंगा, स्टे क्लियर ऑफ बैड कंपनी। तो स्टे क्लियर ऑफ बैड कंपनी होगा, फ्रॉम बैड कंपनी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर क्या करोगे आप, डिस्पोज ऑफ के बदले क्या लिखोगे, ओ एफ लिखोगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो थैंक यू जनमन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। मैंने आपको क्या सिखाया था कि सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है तो सेंटेंस में अशुद्धि तो है। सेंटेंस देखो क्या कहता है, यू डोंट हैव अ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिपत्य होना। मान लीजिए अभी आप जानते हो कि सैमसंग का फोन मार्केट एकदम पूरा कब्जा जमाए बैठा है, तो मार्केट में किसकी मोनोपोली है, सैमसंग का। अगर आईफोन कब्जा जमाए बैठा है तो इसका मतलब मार्केट में किसका मोनोपोली चल रहा है। ठीक है, तो ये रखिएगा कि आईफोन का चल रहा है। तो यहां पर देखिए क्या कहता है कि यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग। अगर आप कहते हो कि जीवन की तकलीफें जो है, डिफिकल्टीज है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरे जीवन में दिक्कतें हैं, ऐसा थोड़े है। तो क्या बपति संपत्ति मेरा थोड़े है कि सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरे जीवन में दिक्कत हो सकता है, आपके जीवन में दिक्कत नहीं हो सकता है। तो सेंटेंस क्या कहता है कि यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग। अगर आप कहोगे कि तकलीफें जो है, सफरिंग जो है, उस पर सिर्फ आपकी मोनोपोली है, तो ऐसी बात नहीं है। अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू, अन्य लोगों की भी दिक्कतें हैं। यही मत सोचे कि जीवन में सिर्फ आप ही को दिक्कत नसीब है, बाकी लोगों को तो दिक्कत है ही नहीं किसी तरह का। तो सेंटेंस ये होना चाहिए कि सिर्फ आप ही के जीवन में दिक्कत नहीं है, और लोगों के भी जीवन में दिक्कतें हैं। सेंटेंस ऐसे ना होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए क्या कि ये डोंट लगा करके सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ा दिया ना।
अगर ये डोंट नहीं होता तो क्या होता, अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू, और लोगों के भी जीवन में दिक्कतें हैं, तो ये डोंट हटा देंगे, सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। तो इसलिए एरर क्या चुनोगे, सी पार्ट। कैसे जज कर पा रहे हो, भाषा समझ जाते हो, सेंटेंस का अर्थ तब न जज कर लेते हो, आसान हो जाता है। नहीं समझ पाओगे मीनिंग, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन जुबा पे रटे रहोगे लेकिन अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलो आगे बढ़े। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, ठीक है, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स। मतलब क्या हुआ, अगर आप कहते हैं कि, ठीक है, इफ यू से दैट, अगर आप कहते हैं कि समवन यू एडमायर, वो व्यक्ति जिसकी आप तारीफ करते हैं, हैज फीट ऑफ क्ले, ठीक है, उसके कैसे पैर हैं, फीट ऑफ क्ले है। यू मीन दैट, आपका मतलब ये है कि दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स। ठीक है, तो सोच करके देखिए, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स। इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स। तो आपके कहने का मतलब क्या है, देखिए टू हैव, यहां पर देखिए फीट ऑफ क्ले का मतलब समझते हो क्या है, द पर्सन हैविंग फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है। मान लीजिए क्या कहता है कि अभी आप कहते हो कि सक्सेसफुल इंसान किसी का नाम ले लो, ठीक है, सक्सेसफुल इंसान किसी का नाम ले लिए, अगर मान लीजिए चलिए हम लोग ले लेते हैं खान सर। ऑनलाइन इंडस्ट्री में आप क्या देखते हो, खान सर की अपनी पॉपुलैरिटी है, विद्वता है ना। तो सोच कर देखिए, एक चीज को लेकर के वो काफी पॉपुलर है आपके बीच में, उसको जो कि क्या कहता है कि क्या कहता है, एक सफल इंसान कहता है, वो आपके लिए इंस्पिरेशन है। ठीक है, और फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या हुआ, खास करके वो चर्चित व्यक्ति जिसकी भी कुछ न कुछ कमजोरियां थी या कमजोरियां है। मान लीजिए एक क्षेत्र में वो माहिर है, लेकिन हो सकता है कि किसी अन्य क्षेत्र में वो डामाडोल हो सकता है ना कि डामाडोल हो। तो कहने का मतलब यहां तक कि मोस्ट पॉपुलर पर्सन की भी कुछ न कुछ क्या होता है, हिडन फॉल्ट्स होते हैं जो आपको पता नहीं होता है। यही कहता है कि अगर आप कहते हो कि जिसकी आप तारीफ करते हो उसके भी हिडन फॉल्ट्स होते हैं, तो इसमें क्या गलत है। तो इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट, इस आपके मतलब ये है कहने का कि दे हैव हिडन फॉल्ट्स, कि उनके भी क्या है, हिडन फॉल्ट्स हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को लेकर के अगर आप डिस्कस करोगे, प्रीवियस पेपर में देखोगे, कुछ प्रकाशन वालों का देखोगे, तो उसमें क्या लिख दिया, नो एरर, लिख दिया नो एरर। लेकिन आप लोग मुझे बताओ क्या ऐसा है, ये आंसर सही है, नहीं। कहिए क्यों। सबसे पहले देखिए क्या, कि समवन, इफ यू से दैट समवन, समवन ऐसा, इसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसके अंत में वन या बॉडी लगा हो उसे सिंगुलर मानते हैं। समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, सिंगुलर मानते हैं ना दोस्त इसको। जब हम इसको सिंगुलर माने तो समवन यू एडमायर, वो व्यक्ति जिसकी आप तारीफ करते हो, हैज फीट ऑफ क्ले, इसी समवन के फीट ऑफ क्ले है ना, इस समवन के लिए देखो वर्ब क्या सिंगुलर यूज किया ना मान करके। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यू मीन दैट दे हैव, जब हम समवन को सिंगुलर मान करके चल रहे हैं और वो समवन मेल है कि फीमेल है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो सिंगुलर नंबर में है, तो प्रायोरिटी किसको जाता है, मैस्कुलिन जेंडर को। तो यहां बताइएगा कि दे होना चाहिए कि ही होना चाहिए। अमेरिकन इंग्लिश में सी को जाता है, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में ही को जाता है, और बोलचाल की अंग्रेजी में ही और सी लिख देता है लोग, या तो दे का प्रयोग कर लेता है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, बोलचाल की अंग्रेजी में ये सही है लेकिन रिटर्न में ये गलत हो गया दोस्त। तो जब यहाँ समवन के लिए यूज करेंगे तो दे के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। तो इसके हिसाब से हैव के बदले क्या करेंगे, ही हैज हिडन फॉल्ट्स हुआ। तो इसलिए एरर किस भाग में निकालोगे, सी में निकालोगे। चले आगे बढ़े। चलिए क्या कहा आपने, टाइम हो गया, किसने कहा समय हो गया, समय तो हो ही गया दोस्त। समय हो गया है कि अब तक में आपको किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, और अभी तक पढ़े हुए हो। देर तो वहां हो गई दोस्त, देर हम लोग कहाँ हुए हैं, देर आप हुए हो। बोलो एडमिट करते हो कि नहीं करते हो। सोच के तो देखो कि अगर आप मेट्रिकुलेशन के आधार पर, अगर आप 18 साल की उम्र सीमा पूरी कर चुके हो, ठीक है, चूंकि आप डिफेंस में जाते हो तो इसकी क्राइटेरिया तो अलग अलग होंगी, लेकिन अब तक को आपको जो कि जॉब में चले जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखते हो तो 14 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा पूरी दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहा है। आपको भी अपने अंदर उस विद्वता को डेवलप अगर कर लेते हैं आप, तो क्या होता कि उम्र आपके लिए मायने नहीं रखता, पूरी दुनिया को आप लीड कर रहे होते हैं ना। तो देर हमने नहीं की है, देर आपने की है। आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो ना कि गलती आपसे हुई है, देर आपसे हुई है, हमसे नहीं हुई है। हुई है कि नहीं हुई है, हुई है तो एडमिट करो, सुधार करो, जल्दी से जल्दी हासिल करो एक जॉब जल्दी, और फिर इसके बाद ड्रीम जॉब के पीछे लग जाना।
इंटरनल प्रमोशन में जाना है या दूसरे नोवेलिस्ट बनना है या कि जो कि IAS ऑफिसर बनना है, तो पहले एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जॉब लेना, बाद में सोचना कि अगला जॉब क्या ले। चले आगे बढ़े। देख, तो इस तरह से देख क्या लिखा गया कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन। ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए ना। मना कर दिया, बहुत बढ़िया किया, ठीक है, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट, वो मना कर दिया इसको जो है कि पॉइंट आउट करने से। मतलब उसके कहने का ये था कि उसने बोला हम अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, और क्यों नहीं बदलेंगे इस बात को बताने से भी उसने इनकार किया। यही कह रहा है ना सेंटेंस। तो एक चीज बताइए कि लेकिन किस कारण से हम अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, उसकी तरफ जो कि हम पॉइंट आउट जो करते हम नहीं करेंगे। जब तो होता क्या कि जब चिन्हित करते हो, इंडिकेट करते हो, जब एल्यूड करते हो, तो इसके लिए जो कि क्या कहते हैं, क्या किया जाता है, पॉइंट एट होता है। जब आप उंगली दिखा करके किसी एक निर्दिष्ट दिशा में इशारा करोगे तो क्या होता है, पॉइंट एट समथिंग होता है। तो अब यहां पर देखो क्या करोगे, टू पॉइंट आउट, ठीक है, ही रिफ्यूज्ड इट, ठीक है, ही रिफ्यूज्ड इट, एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आता तो सबसे पहले तो ये पार्टिकल टू से कनेक्ट करता, ये करता ना, एक तो टू भी नहीं है और दूसरा प्रीपोजिशनल एरर भी, तो क्या करोगे, एरर किस पार्ट में निकालोगे, सी पार्ट में निकाल देंगे। चलिए चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, हाँ इसमें भी देखिए क्या हुआ, एक एरर नहीं है, दो एरर। ढूंढिए तो क्या एरर है। सबसे पहले देखिए मैं आपको याद दिला दूं, आप लोग को तो याद होगा ही होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं। ये आप जानते हैं कि ऑफ से पहला वाला भी शब्द क्या होता है, नाउन होता है, ऑफ के बगल वाला भी शब्द नाउन होता है। अब बता दे मुझे, ये इंपोर्टेंट क्या नाउन है कि एडजेक्टिव है, इंपोर्टेंट तो एडजेक्टिव है, इससे नाउन बनाओगे तब ना बनेगा इंपोर्टेंस, बोलो बनेगा ना दोस्त। और जब देख रहे हो कि यहाँ फ्रेज ऑफ का प्रयोग हुआ तो इससे पहले नाउन चाहिए, तो इंपोर्टेंट के बदले इंपोर्टेंस होना चाहिए सबसे पहले, तो ये बात करोगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं, द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स, मुगल काल में जो व्यवसाय का जो इंपोर्टेंस था, रेनफोर्स्ड द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ, और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, कंप्राइज के साथ आपका प्रयोग होता नहीं है। तो आपके जो कि क्या कहता है कि कुछ किताबों में क्या दिया कि सी पार्ट में एरर है, ये तो ठीक किए आप, लेकिन यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक था, कहने प्रूफ रीडिंग करवा करके बुकलेट छापे थे आप, गलती हुआ ना उससे। तो यहाँ पर क्या करिएगा, इंपोर्टेंट को चेंज करके इंपोर्टेंस करिएगा, और यहाँ पर देखिए ये तो आपको पहले से पता है कि ये गलती है, तो क्या करोगे, अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए तो जब एक ही सेंटेंस में दो जगह गलती रहेगा तब जाकर के आंसर ये होना चाहिए, बोथ ए एंड सी, ए एंड सी। अब एग्जाम में अगर ऐसा हालात रखेगा तो क्या करेगा, वैसा ऑप्शन बना के देगा, नहीं तो गलती सिर्फ एक ही रखेगा। चले आगे बढ़े। चलिए दोस्त, अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राई टू स्टे क्लियर, ये देखिए फ्रॉम, पकड़ा गया ना, पिछले जो डिस्कस किए थे, स्टे क्लियर ऑफ होता है कि स्टे क्लियर फ्रॉम होता है, स्टे क्लियर ऑफ होता है, ठीक है। वहां कोप विथ होता है, कोप अप विथ नहीं होता है। तो देखिए वहां डिस्कस किए, तो यहाँ पे हमको करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टे क्लियर ऑफ करेंगे, काम खत्म। आ जाए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ही बिगेन हिज डिस्कशन, ठीक है, ही बिगेन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर, पॉइंट ओवर नहीं होता है, जब आप किसी की तरफ संकेत करोगे तो क्या होता है, पॉइंटिंग एट ना होता है, पीछे ही तो डिस्कस किए हम लोग। तो यहां पर देखिए क्या है कि ही बिगेन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग एट द मैन एंड वीमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। उसने अपने डिस्कशन की जब शुरुआत की तो उसने ये चिन्हित करते हुए शुरुआत की कि देखो मैन हो या वीमेन हो, दोनों के शरीर में अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, बॉडी अलग अलग तरीके से फंक्शंस करता है। तो उन बिंदुओं की तरफ संकेत करते हुए उसने अपने डिस्कशन की शुरुआत की ना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि पॉइंट, ये देखिए पॉइंटिंग ओवर नहीं होता बल्कि क्या होता है, पॉइंटिंग एट। तो इसका एरर क्या निकालोगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, दाउ ही इज पुअर, याद करिए कल हम लोग कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट की चर्चा किए थे ना, हाउएवर के बारे में बात किए थे, बट के बारे में बात किए थे, ऑल्दो और दाउ के बारे में बात किए थे। सेंटेंस की शुरुआत जब दाउ से हुआ है तो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है ये बट से कनेक्ट होता है कि येट से कनेक्ट होता है,
तो इसीलिए देखिएगा हम जो भी डिस्कस करते हैं, चाहे आज करें कल करें, पास्ट में हम और आप जो भी पढ़ते हैं उसका रिलेवेंस कहीं ना कहीं होगा। हो गया, पकड़ा गया। चलिए 40 पे आज रोक देंगे, 37 हो गया, देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। मेरी माँ सब कुछ करती रही है परिवार के लिए। बताइए कोई गड़बड़ है इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रखा गया है तो हैज बीन प्लस बिफोर, ठीक है। और कर रही है सिर्फ आज की बात नहीं है, लंबे समय तक परिवार के लिए करती रही है और कर ही रही है। सेंटेंस तो करेक्ट है, द सेंटेंस हैविंग नो एरर। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कहता है कि व्हेन लर्निंग टू डाइव इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। डाइव का मतलब क्या था? गोता लगाना, पानी में छलांग मार करके डाइवर्स की तरह अगर डाइव करोगे तो मतलब क्या करना होगा, जहां थक जाओगे तो थोड़ा सा रुक करके आपको क्या करना चाहिए, ब्रेक भी लेना चाहिए। नहीं तो सांस फूलेगा तो क्या होगा, अंदर में कंफर्टेबल नहीं फील करोगे। तो क्या कहता है कि व्हेन लर्निंग टू डाइव, जब आप डाइविंग करना सीख रहे होते हो तो ये आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स करो इन बिटवीन। मतलब क्या हुआ, डाइविंग करने के दरमियान जो है कि जहां रिलैक्स करने की जरूरत है रिलैक्स करो, एंड टेक ब्रेक्स। अगर 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर अगला डाइविंग करेंगे तो कर लो। तो सेंटेंस क्या है, ये भी तो करेक्ट है, तो इसमें भी क्या है, नो एरर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। बताओ, टेल मी नाउ वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट, क्योंकि आप जानते हो फ्यूचर के जो डेफिनिट प्रोग्राम होते हैं वो प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। तो क्या है कि आई हैव द अपॉर्चुनिटी, मेरे पास अवसर है अमेरिका में पढ़ने का अगले साल। आप कह रहे हो उनके अगले साल, जो कि पापा बोले हैं कि अगर इस बार अच्छा रहे ना तुम्हारा रिजल्ट, अगले साल तुमको अमेरिका भेज देंगे पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब सेंटेंस ये भी क्या है, इट सेल्फ इज करेक्ट। 40 का भी ये क्या है, नो एरर। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक ही रुकते हैं और इससे आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में कहेंगे। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय। आजा आजा, स्टॉप करो ना।